हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट जो हमने बीएससी का पार्ट फर्स्ट देखा था, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ या आवृत्ति गुण का जो पार्ट नंबर फर्स्ट देखा था, उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस यानी परमाणविक या आयनिक त्रिज्या के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है भाई। अब जो हम उसमें लास्ट हमने टॉपिक देखा था ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। याद होगा ये आप सभी को। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है? आवर्ती सारणी में प्रवृत्ति, यानी कि चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं आवर्त सारणी के अंदर। प्रवृत्ति यानी चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं आवर्त सारणी के अंदर, वो हमने उसके अंदर देखे थे। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं, उसके अंदर हमने 2 पॉइंट देखे थे। 2 पॉइंट के अंदर हमने उसमें ग्रुप और पीरियड, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था कि ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर किस तरीके से चेंजेस होते हैं। जब भी ग्रुप में हम जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, शेल्स में या फिर यूँ कहें कि कोशों की संख्या बढ़ने की वजह से क्या होता है, उनका साइज़ बढ़ता जाता है, जिससे उनकी एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाती है। जबकि हम एक पीरियड में यानी कि एक कह सकते हैं आवर्त के अंदर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, साइज़ तो उनका जो है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते रहते हैं लेकिन उनमें कोश यानी शेल्स जो है उनकी संख्या नहीं बढ़ती है। वो नंबर नहीं बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की पावर तो बढ़ रही है लेकिन साइज़ नहीं बढ़ रहा है, जिस वजह से न्यूक्लियस उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता रहता है और पीरियड के अंदर साइज़ जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, थर्ड पॉइंट की। 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है, थर्ड पॉइंट में है संक्रमण तथा अंतर संक्रमण तत्वों के परमाणुीय त्रिज्याओं के मान। ठीक है। संक्रमण और अंतर संक्रमण यानी कि जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए आपको अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है या फिर यूँ कहें कि आपको हिंदी का जो वर्ड इंग्लिश का वर्ड हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है उस वर्ड को लिख दीजिएगा, मैं उसका आपको जो है बता दूंगी कि उसको हिंदी में या इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ठीक है। संक्रमण या अंतर संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व कौन से हुए भाई? संक्रमण तत्व होते हैं कौन से? डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं। और अंतर संक्रमण तत्व कौन से होंगे? एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है अंतर संक्रमण तत्व। ठीक है। यानी कि ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनके अंदर परमाणविक और आयनिक त्रिज्याओं के मान या फिर यूँ कहें कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से होती है। देखिए भाई, जो ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर एटॉमिक रेडियाई, AR का मतलब है एटॉमिक रेडियाई यानी परमाणविक त्रिज्या, और आयनिक रेडियाई या फिर यूँ कहें कि आयनिक त्रिज्या, इनके मान जो होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है भाई? ये होते हैं लगभग समान। ठीक है। यानी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, घट रहे हो तो बहुत ज़्यादा नहीं घट रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? इसके अंदर 2 चीज़ें जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, 2 कारण होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला तो क्या होता है, जो पीरियड के अंदर यानी कि आवर्त के अंदर होता है कि जैसे जैसे क्या होता है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, इनका नाभिकीय आवेश यानी न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है, जिससे नाभिक, देखिए सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर 2 चीज़ें समझाऊंगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होने का सबसे पहला जो इसके रीज़न है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं रीज़न का मतलब है कारण। ठीक है भाई। सबसे पहला कारण जो है इसका वो है नाभिकीय आवेश। ठीक है। नाभिकीय आवेश को इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश होता है न्यूक्लियर चार्ज। अब नाभिकीय आवेश क्या होता है इसको अच्छे से समझिएगा। ये जो चीज़ है, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर कि ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर साइज जो है परमाणु की आयनिक त्रिज्या किस तरीके से बढ़ती है और किस तरीके से घटती है। ठीक है भाई। देखिए नाभिकीय आवेश यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ये है न्यूक्लियस। ठीक है। हम एक आवर्त के अंदर, एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते रहेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे लेकिन इसके अंदर शेल्स नहीं बढ़ेंगे। हमें पता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर पे चार्ज भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर पे चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर की पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिससे वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन इसी दौरान एक और फोर्स लगता है जिसे कहा जाता है, एक और प्रभाव लगता है जिसे कहा जाता है क्या, परिरक्षण प्रभाव, या फिर जिसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव,
परिरक्षण प्रभाव, ये समझ लीजिएगा भाई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है और आपकी हायर क्लासेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इफ़ेक्ट जो है लगभग हम कह सकते हैं कि हर उसके अंदर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर लगता है। ठीक है, होता क्या है, ये हमारे पास में न्यूक्लियस है। ठीक है, ये मेनली बात किसके लिए कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हम ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन यानी संक्रमण और अंतर संक्रमण तत्वों के लिए। ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है एक कोश, ये है एक शेल और ये है इसकी आउटर मोस्ट शेल यानी बाह्यतम कोश जिसको कहते हैं। ठीक है, ये जो बाह्यतम कोश है ये है NS। ठीक है, और ये जो इनर वाली है ये है हमारी N-1d कक्षक। ठीक है, ये है एन ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं, सब चीज़ों को मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ। ये है हमारी NS कक्षक। ठीक है भाई, बाहर वाली है NS, अंदर वाली है N-1d और ये है हमारा नाभिक जिसे कहा जाता है क्या, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। अब देखिए भाई, यूँ मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैं हर स्टूडेंट को एक्सप्लेन करती हूँ परिरक्षण प्रभाव यानी शील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए। मान लीजिए न्यूक्लियस जो है ये है आपका टीचर। ठीक है, टीचर जो है क्लास के अंदर खड़ा है, ये N-1d वाला जो ऑर्बिटल है ये मान लीजिए कि फर्स्ट रो है। ठीक है, ये वाली फर्स्ट रो है और NS कक्षक जो है ये वाली है बिल्कुल लास्ट रो यानी लास्ट बेंच है, ये सबसे पहले वाली है, ये लास्ट वाली बेंच है और ये टीचर है। ठीक है, टीचर ने क्वेश्चन किया पूरी क्लास से, उसका आंसर टीचर को इसी फर्स्ट रो से मिल गया, जिस वजह से टीचर ने पीछे वाली लास्ट वाली रो के जो बच्चे हैं उन तक वो पहुंच ही नहीं पाया। मतलब कि उस क्वेश्चन की वजह से जो टीचर का इंटरेक्शन है वो इसी रो के साथ रह गया, इसके साथ हुआ ही नहीं। तो इसी को कहा जाता है कि परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग। परिरक्षण का मतलब क्या होता है, रोकना एक तरीके से, यानी इस रो के फर्स्ट रो के जो बच्चे हैं उन्होंने टीचर को अपने तक ही सीमित रख लिया है, इन बच्चों तक उसके अट्रैक्शन को, इंटरैक्शन को पहुंचने ही नहीं दिया। ठीक है, वही चीज़ होती है किसके अंदर, N-1d के अंदर। जो हमें पता है कि जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं यानी जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है भाई, जब भी इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं स्कैंडियम की। ठीक है, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, सबसे पहले स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बिल्कुल सोचिए, हाँ 3d1 और 4s2। ठीक है, 3d1 और 4s2। अब इसी का एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, ये NS को मान लिया हमने 4s। ठीक है, और 3d कौन सी वाली हो गई, ये वाली हो गई है। ठीक है, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन आगे, स्कैंडियम के बाद में कौन सा एलिमेंट आता है, टाइटेनियम, तो टाइटेनियम में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसी में जाएगा। तो जैसे ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कौन सी ऑर्बिटल में आते हैं, 3d के अंदर आते हैं यानी N-1d के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाते हैं, इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते रहते हैं, जबकि 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 के 2 ही रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे N-1d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अमाउंट में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो इस न्यूक्लियस को परिरक्षित यानी शील्ड कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, जिससे इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो यहाँ तक लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है यानी कौन से वाले 4s वाले हैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। इसलिए क्या होता है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहीं तक लिमिटेड रहता है। अब देखिए, नाभिकीय आवेश यानी न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज जो है वो होना चाहिए हमेशा, नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज हमेशा कम होना चाहिए। यानी जिस भी एलिमेंट के लिए, जिस भी एटम पे न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है उसका साइज हमेशा कम होगा। उसका साइज़ कम क्यों होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, जिससे ये साइज़ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जबकि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, जिसमें भी शील्डिंग इफेक्ट लगेगा उससे साइज़ बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे, ये सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ इस शेल को, इस वाले कक्षक को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये वाली जो लास्ट वाली शेल है ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल फ्री हो जाएगी, दूर रहेगी, जिस वजह से साइज़ बढ़ेगा। अब देखिए होता क्या है, जो संक्रमण और अंतर संक्रमण तत्व है उनके अंदर
दोनों तरीके का जो चार्ज है वो लगता है, उनके अंदर दोनों तरीके का इफेक्ट है लगता है, यानी नाभिकीय आवेश भी लगता है उसके अंदर और उनके अंदर परिरक्षण प्रभाव भी लगता है। होता क्या है कि जो नाभिकीय आवेश है Nc नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज है और Se जो है वो है शील्डिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव। ये दोनों जो है एक दूसरे को कर लेते हैं बैलेंस, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज की वजह से नाभिकीय आवेश की वजह से साइज घटता भी नहीं है और जो परिरक्षण प्रभाव है उसकी वजह से साइज बढ़ता भी नहीं है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। इसलिए साइज हमेशा ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन यानी संक्रमण अंतर संक्रमण तत्व में लगभग रहता है समान, ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। समझ आ गई ये चीज़? ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है भाई, यानी कि एक बार फिर से समझ लीजिए, संक्रमण और अंतर संक्रमण तत्व जो होते हैं उनके अंदर नाभिकीय आवेश भी लगता है। जिन भी एटम के अंदर सिर्फ नाभिकीय आवेश लगेगा उनका साइज हमेशा घटेगा, जिनके अंदर सिर्फ शील्डिंग इफेक्ट परिरक्षण प्रभाव लगेगा उनका साइज बढ़ेगा। लेकिन इन एलिमेंट के अंदर ये दोनों प्रभाव लगते हैं, दोनों प्रभाव एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, बराबर में रखते हैं। इस वजह से इनका साइज जो है ऑलमोस्ट समान होता है, ना बढ़ता है और ना घटता है। समझ आ गई ये चीज़? ये है इसका थर्ड पॉइंट जो कि माना जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया है हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई की बात। अब छोटी सी चीज़ जो है आपको आयनिक रेडियाई के लिए भी मैं समझा देती हूँ कि एक्चुअल में आयनिक रेडियाई या फिर आयनिक त्रिज्या जो होती है वो किसकी बढ़ेगी और किसकी घटेगी भाई। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आयन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहले तो है पॉजिटिव चार्ज के, दूसरे हैं नेगेटिव चार्ज के। पॉजिटिव चार्ज वाले जो होते हैं उन्हें हिंदी में कहा जाता है क्या? धनायन। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है धनायन और इंग्लिश में इन्हें क्या कहा जाता है? कैटायंस। ठीक है, जबकि जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं इन्हें कहा जाता है ऋणायन। ठीक है, और इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है एनायंस। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि कौन सा साइज़ में बड़ा होगा, कौन सा साइज़ के अंदर छोटा होगा। इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ, उससे आपकी सारी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये है हमारा सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसके अंदर शेल्स होती हैं 2, 8 एंड 1। मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इसमें शेल कौन सी थी? K, L एंड M। मैंने इसमें से क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया? Na पॉजिटिव के अंदर। तो इसमें बचा क्या? 2, 8 यानी शेल्स कौन सी हो गई? 2। तो अब बताइए कि जो न्यूट्रल एटम था उसके कंपैरिजन में जिसका धनायन यानी कैटायन है वो छोटा होगा या बड़ा होगा? ऑब्वियसली इसका जो साइज़ है वो क्या होगा? छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक शेल जो है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। इसी तरीके से हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसमें 2, 8 एंड 7 होगा। ठीक है भाई, समझ आ गई ये चीज़? अब देखिए, जैसे ही मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे रिमूव किया था, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, तो इसमें हो गए हैं 18 इलेक्ट्रॉन। इस पर चार्ज आ गया है माइनस। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, 8 एंड 8। अब इसमें हुआ क्या भाई? एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो गया है, भले ही शेल के अंदर ऐड हुआ है, लेकिन इसकी एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई जो है वो कुछ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ आ गई ये चीज़? अब देखिए, आपको एक छोटी सी चीज़ बताते हैं। ये है पोटेशियम, ये है आर्गन और ये है क्लोरीन माइनस। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि इन तीनों का आपको साइज़ पता करना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये तीनों की तीनों क्या है? एक तरीके की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है भाई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है समआयनिक। समआयनिक क्या है भाई? ध्यान है क्या किसी को? देखिए, होता क्या है, पोटेशियम के अंदर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? K का एटॉमिक नंबर होता है 19। इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसका हो गया। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं भाई? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्गन की। आर्गन के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। क्लोरीन है, इसमें इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एडेड है 18, यानी कि 18 एटॉमिक नंबर है तीनों का, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 18। आइसो का मतलब सेम,
सम का मतलब ही क्या होता है, सेम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे एटम्स या ऐसे आयन्स जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है सम आयनिक स्पीशीज़, या फिर इसी को कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समझ आ गई भाई ये चीज़। अब इसमें आपसे पूछा जाए साइज़ किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तो सोचिए क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक हमने बढ़ा दिया 18, ये बिल्कुल वैसे का वैसा है। इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन कम किया है जैसे इसमें किया था, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा है तो इसका साइज़ ज़्यादा होगा। इन दोनों में से किसका साइज़ ज़्यादा होगा, इसका, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। ये न्यूट्रल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम किया है, तो साइज़ किसका बड़ा होगा दोनों में से, आर्गन का। समझ आ गई ये चीज़, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये था नॉर्मल आपके लिए कह सकते हैं कि जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई किस तरीके से होती है, कैसे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई तो हमारा हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसे बोला जाता है आयनन ऊर्जा। ठीक है भाई, लिख देते हैं हम यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एक्चुअली में होता क्या है, या जिसे हम हिंदी में कहेंगे आयनन ऊर्जा होता क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली में ये सारी चीज़ें आपके 11th और 12th के अंदर ही आ जाती हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ है, फिर भी हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। होता क्या है, कोई भी एक, हम मान लें कि कोई भी गैसीय परमाणु है, यानी कि गैसियस एटम है। इस गैसियस एटम या गैसियस परमाणु को में इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसे निकाल के न्यूक्लियस से अनंत दूरी पर, आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसे रिमूव कर देना, या फिर यूँ कहें कि उसे निकाल के इनफाइनाइट दूरी पर ले जाने के लिए जितनी भी आवश्यक ऊर्जा, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है आयनन ऊर्जा। यानी कि एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम ठीक है, सही है, एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी पर ले जाने के लिए, अनंत दूरी पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से यानी नाभिक से दूर करने के लिए अनंत दूरी पर ले जाने के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, जितनी भी आवश्यक ऊर्जा होती है, उसी को कहा जाता है क्या, उसी को कहा जाता है आयनन ऊर्जा। अब देखिए एक चीज़ नॉर्मल सी है, सोचिएगा हम फॉर एग्जांपल कोई भी एक आयन में से, कोई भी एक परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। यानी कि जब भी आयनन ऊर्जा की बात की जाती है तो हमेशा इसके अंदर क्या होता है, एक हम कह सकते हैं कि एक तत्व जो होगा, या यूँ कहे कि एक ऐसी एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि क्या करेगी, एक एटम को, यानी कि एक परमाणु को किस में बदल देती है, एक आयन के अंदर बदल देती है। ठीक है, एक आयन के अंदर बदल देती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास है कोई भी एक परमाणु, इस पे मैंने इसको मैंने एनर्जी दी, IP1 दी, इसको मैंने एनर्जी दी। एक मिनट मैं आपको सही से दिखाती हूँ। ठीक है, ये है हमारा कोई भी एक एटम। ठीक है, इस एटम को मैंने दी एक कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको मैंने कहा IP1। IP क्या है यहाँ पे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसे ऊर्जा भी कह देते हैं और इसे विभव भी कह देते हैं, यानी इसे एनर्जी और पोटेंशियल दोनों कहते हैं, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये बन गया क्या, M पॉजिटिव। ठीक है, ये है इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर यूँ कहें कि ये है इसकी प्रथम आयनन ऊर्जा। ठीक है, जैसे ही मैंने इस M पॉजिटिव में से फिर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो बन जाएगा IP2, और इस बार इस पे चार्ज कितना आया, +2 और इलेक्ट्रॉन। ये है इसकी क्या, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर जिसे हम कह सकते हैं द्वितीय आयोनाइजेशन एंथैल्पी। M पॉजिटिव, M+2 में से जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, ये बन गया M+3 के अंदर, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हो गई इसकी कौन सी,
थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर जिसे कहा जाता है क्या, तृतीय आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान। समझ आ गई ये चीज़ें, ये है नॉर्मल सी चीज़। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि इस आयनन ऊर्जा को कौन कौन से प्रभाव जो है, कौन कौन से इफेक्ट, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं, और साथ ही साथ में ग्रुप और पीरियड के अंदर किस तरीके से चेंज होता है। ये इतना कंसेप्ट हमारे लिए आज के लिए बहुत है। इतनी वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें आपके इंक्लूड हुई है, अपनी बुक लीजिए, उसमें एक एक लाइन पढ़िए, नोट्स बनाइए बहुत अच्छे तरीके से। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है मुझे कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे समझ आए कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।